नमस्कार दोस्तों। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गोदान का तीसरा और आखिरी भाग, कहानी कैफे आपके अपने चैनल में। अभी तक हमने होरी के संघर्षों को देखा, उसके कर्ज की सारी कहानी देखी, एक के बाद एक चढ़ता हुआ कर्ज उसको कितना परेशान कर रहा था, उसके परिवार के लोग किस तरह की दुविधा में थे। अब हम भाग 3 में देखेंगे कि कहानी का अंत कहाँ लेकर जा रहा है। थोड़ा पृष्ठभूमि समझे। सुबह की थोड़ी सी धुंध है, एक पुराना खेत है, एक खाली घुटा और धीमी धीमी सारंगी। दोस्तों, ये पार्ट 3 है, भाग 3 है गोदान का। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जो कहानी हमने पिछले 2 भागों में सुनी, वो इस भाग के लिए थी। हर दर्द, हर कर्ज, हर टूटा सपना, हर चुप्पी, सब इस भाग में आकर मिलेंगे। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को लिखते लिखते एक ऐसा अंत लिखा जो शायद हिंदी साहित्य का सबसे भारी, सबसे यादगार और सबसे सच्चा अंत है। तो संभल कर बैठिए और ध्यान से सुनिए। काफी वक्त बीत चुका है। होरी अब सच में बूढ़ा हो गया है, 50 से ऊपर, मगर चेहरा 60-65 का लगता है। बाल सफेद हो गए हैं, कमर और झुक गई है, पाँव में पहले जैसी ताकत भी नहीं रही है। मगर एक बात नहीं बदली, हर सुबह होरी उठता है, मुंह धोता है और खेत की तरफ निकल जाता है। क्योंकि अगर नहीं गया तो कर्ज बढ़ेगा, लगान नहीं दिया तो जमीन जाएगी, और जमीन गई तो सब गया। घर में एक खुशी है, जुनिया का बेटा मनीराम। अब 3-4 साल का हो गया है। वो घर में दौड़ता है, खेलता है, चिल्लाता है। और होरी जब भी घर आता है, इस बच्चे को देखकर एक क्षण के लिए सब भूल जाता है। होरी आंगन में आकर बोलता है, मनीराम को बुलाता है, मनीराम। मनीराम दौड़ता हुआ आता है, दादा। होरी उसे उठाकर बोलता है, आज क्या किया? मनीराम ने कहा, आज मैंने खेला। होरी ने कहा हंसते हुए, बस? मनीराम ने बोला, और माँ के साथ मैंने रोटी भी बनाई। धनिया दरवाजे से आकर बोली, हाँ, आटे में हाथ डाल दिया और सब बर्बाद कर दिया। होरी ने बोला मनीराम को देखते हुए बहुत धीमे से, कोई बात नहीं, यही तो है जिंदगी। यह दृश्य होरी के टूटे हुए जीवन में एक छोटी सी खुशी है। मनीराम का होना, यह इस घर के लिए एक नई सुबह है। गोबर कुछ महीनों बाद वापस आया, शहर से, झुनिया के पास, अपने परिवार के पास। मगर जो गोबर गया था वो नहीं लौटा, एक बदला हुआ गोबर लौटा था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, खुद में रहता था, गांव के किसानों से बातें करता था, उनके हक की, उनके संगठन की। होरी ने शाम को गोबर से पूछा, गोबर आज खेत नहीं गए? उसने कहा नहीं। होरी ने पूछा क्यों? उसने कहा गांव में बैठक थी, किसानों की, राय साहब का लगान जो इस साल बढ़ाया गया उसके खिलाफ। होरी ने एक पल रुक कर बोला, गोबर यह सब ठीक नहीं है। उसने पूछा क्यों ठीक नहीं है, हम क्यों चुप रहे? होरी ने कहा राय साहब से पंगा लेना। होरी गोबर ने तुरंत बोला, बाबू आप सारी जिंदगी झुकते रहे, क्या मिला? और कर्ज बढ़ा, बढ़ता रहा, और मेहनत बढ़ी, और इज्जत घटी। मुझे नहीं करना ये जिंदगी, मुझे नहीं निभानी ये जिंदगी। होरी चुप हो गया। गोबर ने कहा माफ करना बाबू, मगर मैं आपकी तरह नहीं जी सकता। होरी और गोबर दोनों गलत नहीं है, दोनों सही भी नहीं है। होरी ने अपने तरीके से लड़ा, चुप रहकर, सहकर, टिके रहकर। गोबर लड़ना चाहता है आवाज उठाकर, साथ जोड़कर। दोनों के रास्ते अलग हैं, मगर दोनों ही एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। वो गर्मी, उत्तर प्रदेश की गर्मी, जो इंसान को निचोड़ देती है। होरी उस दिन भी खेत में था। सूरज आग बरसा रहा था, हवा नहीं थी, जमीन तवे की तरह गर्म थी। होरी काम कर रहा था। एक बार, दो बार उसने हाथ रोके, सिर चकराया। उसने सोचा थोड़ी देर और कर लेता हूँ, और फिर तीसरी बार होरी गिर गया। तो पास के खेत में काम करने वाले लोगों ने देखा, दौड़कर आए, होरी को उठाया, छाव में लेकर गए। एक आदमी दौड़ता हुआ गांव की तरफ गया, धनिया, धनिया, होरी गिर गए हैं खेत में। उसने धनिया को ये बात बताई। धनिया ने चूल्हे के पास जो बैठी थी, सुनते ही हाथ का काम छोड़ा, दौड़ी, और एक ही सांस में खेत तक पहुंच गई। होरी छाव में लेटा था, आंखें बंद थी, चेहरा पीला था। धनिया घुटनों के बल बैठकर होरी होरी चिल्लाने लगी। होरी आंखें खोली धीमे से, और धीमे से बोला, धनिया। धनिया ने हाथ माथे पर रखा, उसके तेज बुखार था। यह क्या किया? मैंने कहा था आज मत जाओ। होरी ने बोला, जाना तो था। धनिया ने रोने से रोकते हुए बोली, उठो, घर चलो।
होरी को घर लाया गया, वैद्य बुलाया गया, दवा दी गई, मगर होरी उठ नहीं पाया। यह उस उम्र की थकान थी, सालों का बोझ था, हर कर्ज, हर मार, हर टूटे हुए सपने का बोझ। यह बीमारी नहीं थी, यह उस शरीर का आखिरी संदेश था कि अब और नहीं। एक शाम गोबर होरी के पास बैठा था। होरी ने धीमे से गोबर से पूछा, गोबर? गोबर ने बोला, हाँ बाबू। होरी ने बोला, पास आओ। गोबर और करीब आया। होरी ने उससे कहा, मेरी बात सुनो। उसने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। होरी ने कहा, मैं तुम जैसा नहीं था, तुम लड़ते हो, मैं सहता था। उसने कहा, बाबू। उसने बोला, सुनो मेरी बात सुनो, रुको। तुम गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं था, बस हमारे जमाने अलग हैं। गोबर थोड़ी देर के लिए चुप रहा, सुनता रहा। होरी ने कहा, मगर एक बात, जो भी करो, झुकना मत, बेइज्जत मत होना। मैं झुका क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास रास्ते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना। रुंधे गले से उसने बस बाबू बोला। होरी और झुनिया होरी ने बोला, और झुनिया का और मनीराम का ख्याल रखना, धनिया का ख्याल रखना। गोबर ने कहा, रखूंगा। होरी ने गोबर का हाथ थाम लिया, बोला, अच्छा बेटा है तू, मुझे पता था। इस दृश्य में दो पीढ़ियां मिलती हैं, एक पीढ़ी जिसने चुपचाप सहा और एक पीढ़ी जो लड़ना चाहती है, और दोनों के बीच एक बाप का आशीर्वाद। एक रात सब सो गए। धनिया होरी के पास बैठी थी, दीपक जल रहा था। होरी ने बहुत धीमे से पूछा, धनिया? उसने हाथ थामते हुए कहा, हाँ मैं यही हूँ। होरी ने कहा, एक बात कहनी थी। उसने तुरंत कहा, कहो। होरी ने कहा, तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया। धनिया की आंखें भर आईं, मगर आवाज नहीं टूटी। उसने कहा, यही तो करना था मुझे। होरी ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। धनिया ने कहा, नहीं होरी। होरी ने कहा, सच कह रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और तुमने हर बार संभाला। धनिया ने बोला, उसके हाथ उसके दोनों हाथों में लेकर, होरी सुनो, तुमने मुझे तकलीफ नहीं दी, जिंदगी ने दी, और जिंदगी ने मुझे तुम्हें भी तो दिया। हम दोनों ने साथ सहा, यही पति पत्नी होना होता है। होरी ने एक लंबी सांस ली और बोला, गाय तो नहीं ला सका। धनिया ने आंखें बंद करते ही बोला, एक पल के लिए, और फिर खोला मजबूत आवाज में, गाय नहीं आई, मगर तुम थे, और तुम्हारा होना गाय से ज्यादा था। होरी बहुत देर तक ही चुप रहा, बोला, धनिया मुझे माफ कर देना। धनिया उसका हाथ और कसकर थाम लेती है। तुम्हें माफी नहीं मांगनी है, तुमने जो किया वो किसी और के बस की बात नहीं थी। लंबा सन्नाटा होता है, दीपक की रोशनी दिखती है और बाहर झिंगुर बोल रहे होते हैं। यह संवाद इस पूरी कहानी का सबसे कोमल, सबसे दर्दनाक और सबसे सच्चा पल है। दो थके हुए इंसान, एक दीपक और एक जिंदगी भर का रिश्ता। दोस्तों रुकिए, यहाँ से जो होगा वो इस उपन्यास का सबसे बड़ा पल है। हिंदू परंपरा में जब कोई व्यक्ति मरने की अवस्था में हो, उस वक्त गोदान किया जाता है, यानी एक गाय दान की जाती है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक नदी पार करनी होती है, वैतरणी। और अगर उस समय कोई गाय दान की जाए तो आत्मा इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करती है। यही है गोदान। यही तो सबसे पवित्र कर्म है जो एक इंसान अपने मरते हुए प्रियजन के लिए कर सकता है। और होरी, होरी जिसने सारी जिंदगी एक गाय के लिए तरसा है, जिसके आंगन में वो खूंटा हमेशा खाली रहा है, और जिसका सबसे बड़ा सपना था एक गाय का होना, उसके पास मरते वक्त गोदान करने के लिए कोई गाय नहीं थी। होरी की सांसें धीमी हो रही थीं। गांव के लोग जुटने लगे थे। गोबर बाहर खड़ा था, चुनिया अंदर थी। मनीराय में कोने में था, अभी कुछ नहीं समझता था, बच्चा था। और धनिया धनिया होरी के पास बैठी थी। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत आई जो ऐसे मौके पर आती थी। वो धनिया के पास आई, आहिस्ता से बोली, धनिया गोदान। धनिया ने सुना, एक पल रुकी। उसने होरी की ओर देखा, फिर उठी, घर के अंदर गई। जो कुछ था घर में बचत के नाम पर, कुछ पैसे, कुछ आने पाने, बस इतना। वो वापस आई, औरत के हाथ में वो पैसे रखे और कहा, यही है हमारा गोदान, यही है हमारा गोदान। दोस्तों, यह चार शब्द भी, ये सिर्फ चार शब्द नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का सार है। एक किसान जिसने सारी उम्र ईमानदारी से मेहनत की, जिसने कभी धोखा नहीं दिया, जिसने हमेशा उम्मीद रखी, जिसने एक सपना देखा, बस एक छोटा सा सपना, एक गाय। वो किसान मर रहा है, उसका गोदान, जो हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र कर्म है, जो आत्मा को मोक्ष दिलाता है, वो हो रहा है, कुछ आने पाने, कुछ सिक्कों से, कुछ पैसों से। इससे बड़ा व्यंग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? प्रेमचंद जी ने इन चार शब्दों में पूरे किसान भारत की पीड़ा लिख दी।
इस व्यवस्था का चेहरा दिखा दिया जो किसान से सब कुछ लेती है, उसकी मेहनत, उसकी जमीन, उसकी इज्जत, उसके सपने, और जब वो मरने लगता है तो उसके पास एक गाय भी नहीं होती। होरी की आंखें बंद हुई धीरे धीरे, जैसे कोई थका हुआ आदमी आखिरकार सो जाता है। धनिया का हाथ उसके हाथ पर था। उसने महसूस किया हाथ ठंडा हो गया। धनिया बहुत देर तक चुप बैठी रही, कोई आवाज नहीं। फिर बहुत धीमे से बोली, गए। कमरे में सन्नाटा। गोबर बाहर से अंदर आया। देखा, एक पल के लिए सब कुछ थम गया। जुनिया दरवाजे के पास खड़ी, आंखें बंद, हाथ जोड़े। मनीराम, जो बच्चा है, कुछ नहीं समझता, माँ का आंचल थामे खड़ा था। गांव के लोग आए, होरी को उठाया। जो जीवन भर मिट्टी में जिया वो मिट्टी में ही वापस गया। होरी के जाने के बाद धनिया, सब सोचते थे वो टूट जाएगी, वो नहीं टूटी। अगली सुबह वो उठी, मुंह धोया, घर में काम किया, जुनिया के लिए खाना बनाया, मनीराम के लिए दूध गर्म किया, और फिर आंगन में आकर खड़ी हो गई। उस खूंटे को देखा जो हमेशा खाली था। धनिया रोई नहीं। उसकी आंखें नम थी पर आंसू नहीं थे। वो बस उस खूंटे को देखती रही। और उस देखने में एक पूरी जिंदगी थी, एक पूरा रिश्ता, एक पूरा सफर, और एक गाय जो कभी नहीं आई। जुनिया पास आकर बोली, माँ। धनिया ने पलटा, दुनिया को देखा, मनीराम को देखा। जुनिया ने धीरे से बोला, आ। जुनिया पास आ गई। धनिया ने मनीराम को गोद में लिया। धनिया ने बोला, ये घर का चिराग है, जब तक यह है ये घर है। जुनिया रोने लगी। धनिया ने कहा, रो मत। होरी नहीं चाहते थे कि हम रोएं, वो चाहते थे हम जिएं। यही धनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो जानती है होरी गए मगर जिंदगी नहीं गई, और जिंदगी चलती रहती है। लखनऊ में मेहता जी को खबर मिली उस किसान की जिससे उन्होंने गांव में मुलाकात की थी, जिसे उन्होंने बताया था कि उसका एक गाय का सपना था, वो चला गया। मेहता जी ने खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। मालती ने बोला कमरे में आकर, मेहता जी। मेहता जी पलटे नहीं, बस बोला, वो गया। मालती ने पूछा, कौन? मेहता जी ने कहा, वो किसान, होरी जैसा आदमी जिसका सपना सिर्फ एक गाय था। चुप्पी दोनों के बीच हुई। मेहता जी ने बोला, मालती, हम यहाँ बहुत आराम से जी रहे हैं, बहुत। हमारे सवाल, प्रेम, आजादी, समर्पण, यह सब है। वो आदमी सुनता तो क्या सोचता? मालती ने धीरे से कहा, कुछ नहीं सोचता, उसके पास इन सवालों के लिए वक्त ही नहीं था। मेहता जी ने कहा, बिल्कुल, उसके पास वक्त था सिर्फ जीने का, बस जीने का। फिर लंबी चुप्पी दोनों के बीच। मालती ने कहा, मेहता जी के बगल में खड़ी होकर बाहर देखते हुए, मेहता, क्या हम अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकते हैं? मेहता जी ने कहा, शायद सब नहीं, मगर कुछ तो बदल सकते हैं। तो मालती जी ने कहा, हाँ, कुछ तो। यह पल मेहता और मालती के रिश्ते का वो बिंदु है जहां दोनों पहली बार सच में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोई बहस नहीं, कोई जीत हार नहीं, बस एक समझ। और वो समझ उस किसान ने दिखाई जिसे वो कभी जानते भी नहीं थे। दोस्तों, प्रेमचंद ने गोदान लिखते वक्त एक काम किया, वो शायद किसी और लेखक ने नहीं किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा। एक किसान जो सारी जिंदगी मेहनत करे, उसे क्या इज्जत से जीने का हक नहीं है? जो व्यवस्था किसान को कर्ज में डुबोती है, आपको क्या लगता है उसे बदल देनी चाहिए? जो मेहता और मालती जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? और हम जो ये कहानी सुन रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है। यह सवाल 1936 में पूछे गए और आज 2026 में भी यह सवाल उतने ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी। गोदान सिर्फ गाय का दान नहीं है, वह एक पूरे जीवन का दान है। होरी ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को, इस मिट्टी को, इस समाज को दान कर दी। और बदले में क्या मिला? कर्ज, मुसीबतें, अपमान, और आखिर में कुछ आने पाई। यही है गोदान, यही है उस किसान की कहानी। होरी गया मगर धनिया है, गोबर है, मनीराम है, और वो खूंटा है जो हमेशा खाली था। उसके पास अब एक बच्चे की हंसी है। जिंदगी रुकती नहीं है दोस्तों, और शायद यही प्रेमचंद जी का आखिरी संदेश है। सपने टूटते हैं, लोग जाते हैं, कर्ज नहीं जाता, मुसीबतें नहीं जाती, मगर जिंदगी चलती रहती है निरंतर। और जब तक चलती रहती है, उम्मीद रहती है, और उम्मीद वो चीज है जो होरी ने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, यह था गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी। 3 भाग में हमने देखा एक किसान का पूरा जीवन, उसके सपने, उसका संघर्ष, उसकी हार, और उसकी अमर उम्मीद। अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो, अगर होरी आपको याद रहेगा, तो लाइक करना ना भूलें।
और अगर ऐसी अमर कहानियाँ आपको सुनना पसंद है, तो सब्सक्राइब करिए। इस कहानी में कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा छुआ? हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।